वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसएससी लवर में। आज हम डिस्कस करेंगे सत्य शोधक समाज। जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के हम नोट्स जो हैं बने हुए हैं हमारे, और इनको डिस्कस कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, और जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक, तो लास्ट वीडियो हमने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, और ब्रह्म समाज से हमने मतलब कि 1828 मॉडर्न हिस्ट्री ब्रह्म समाज से स्टार्टिंग की थी। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है और सत्य शोधक समाज से हम स्टार्ट करेंगे 1873। तो इसकी स्थापना का रीज़न क्या था, मतलब इसको क्यों किया गया था? सत्य शोधक समाज का मतलब क्या होता है? सत्य शोधक समाज का मतलब होता है सच की तलाश, यानी सच की जो तलाश है उसको सर्च करने वाला समाज। ठीक है, यानी सत्य को खोजने वाला समाज। तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना पुणे में की थी 1873 में। क्यों की गई थी? इस दौरान क्या हुआ था, जब ज्योतिबा फुले एक बार अपने ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे। जैसा कि आपको मालूम है कि उस दौरान जो नीची जाति के लोग थे या जो दलित थे उन पर काफ़ी अत्याचार भी होता था, और काफ़ी मतलब उनको नीची निगाहों से देखा जाता था। तो उस दौरान जब ये गए थे अपने दोस्त की शादी में, तो इनको काफ़ी अपमानित किया गया, और यहाँ तक कि मंडप से इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला गया। अब ये घर आते हैं और अपने पिताजी से शिकायत करते हैं, मतलब कि उनसे ये बात बताते हैं। तो इनके पिताजी बोलते हैं ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, वो ऊंचे लोग हैं और हम नीचे लोग हैं, हमें उनकी बराबरी नहीं करना चाहिए। तो इस बात पर मतलब काफ़ी बहस करते हुए उन्होंने अपने फादर से कहा कि मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, कपड़े भी साफ़ सुथरे मेरे, और यहाँ तक कि मैं उनसे अमीर भी हूँ, तो फिर मैं नीचे उनसे कैसे? तो उनके पिताजी बोले कुछ भी सही, यही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है और यही सत्य है, यही मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि धर्म ग्रंथों में धर्म तो जीवन का एक आधार होता है, और ये सच बात है कि ये धर्म जो है वो जीवन का आधार ही होता है। अगर इंसान की लाइफ में अगर धर्म नहीं है तो वो सूना है सब कुछ। लेकिन धर्म का होना तो ज़रूरी है, लेकिन धर्म बिल्कुल अंधविश्वासों की तरह कुछ इस तरीके का ना हो, इस तरीके से ना मानो कि दूसरे को उससे ठेस पहुँचे। ठीक, मैं नहीं मानता किसी का भी धर्म ये इजाज़त देता हूँ कि तुम्हारी वजह से किसी को भी ठेस पहुँचे। ठीक है, तो इन्होंने कहा धर्म तो जीवन का आधार होता है, और ईश्वर ने ही सभी जीवों को बनाया है, और जब बनाया है तो इनमें ऐसा भेदभाव क्यों है? ये मैं इसको सत्य नहीं मानता। अगर ऐसा भेदभाव है, यानी जाति का, हर एक चीज़ का मतलब भेदभाव है, मैं इसको नहीं मानता। अगर ये असत्य है तो मैं रियल में जो सत्य है उसकी खोज करूँगा, और समाज को भी बताऊँगा कि आखिर सत्य क्या है। तो इस बेस पर इन्होंने मतलब कि ये सत्य शोधक समाज की स्थापना की। जैसा कि मैंने बताया, सत्य शोधक समाज का मतलब होता है सत्य की खोज, ठीक, करने वाला समाज। तो किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। रीज़न आपको पता लगा क्यों की गई थी। ठीक, ज्योतिबा फुले जो थे वो भारत में दलितों के प्रथम नेता थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1872 में इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। ये जो गुलामगिरी पुस्तक है, इन्होंने इसमें ही अपने विचारों को प्रकट किया है, और इससे ही इनके विचारों से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। अभी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, 1884 में उन्होंने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योतिबा फुले के अनुयायी थे, यानी शिष्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, सब जानते हैं, आपको मालूम होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मराठी भाषा में मूकनायक तथा बहिष्कृत भारत समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1919 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। इन्होंने भी दलितों के लिए काफ़ी सारे काम किए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इतना मतलब भेदभाव होता था,
और काफ़ी मतलब कि दूरी बना कर रखी जाती थी जो ऊंची जाति के लोग थे। ठीक, तो इन्होंने भी दलितों के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए। इनके बारे में पढ़िएगा। इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसको पढ़ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। 1936 ईस्वी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने समाज समता संघ तथा स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की। ये 1930, 31 और 32, मैंने बताया था इस लास्ट वीडियो में भी कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें एनी बेसेंट का जब पॉइंट आया था तब मैंने बताया था कि एनी बेसेंट ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इसी दौरान मैंने बताया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक, यानी गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। और मैंने बताया था वो किस जहाज़ से गए थे, केपी राजपूताना नामक जहाज़ से, केपी राजपूताना। तो गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक दलित नेता के रूप में इन्होंने भाग लिया था। ये भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे, ये समाज सेवी, अर्थशास्त्री, ठीक, बहुत सारे मतलब कि इन्होंने काफ़ी पढ़े लिखे थे और विदेशों में इन्होंने स्टडी की थी। इन्होंने 1953 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका क्या रीज़न था? इसका भी रीज़न बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इन्होंने पहले कोशिश की कि पहले हिंदू धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने कोशिश की कि हिंदू धर्म के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ समानता के साथ रहें। काफ़ी प्रयास किए, लेकिन यहाँ तक कि जब इन्होंने इनके प्रयास इतने मतलब करते गए, तब कुछ लोगों ने इन्हें हिंदू धर्म का विनाशक भी कहा। लेकिन जब ये हार मान गए, जब नहीं हो पाया, यानी सवर्ण हिंदू जो थे वो ऐसा नहीं कर पाए, तब इन्होंने घोषणा की, लगभग 1935 के आसपास इन्होंने घोषणा की कि वो अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। और इसके बाद इन्होंने लगभग 19-20 साल के बाद गहन अध्ययन किया बहुत सारे धर्मों पर। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यानी 20-21 साल पहले इन्होंने घोषणा की, उसके बाद काफ़ी सभी धर्मों का मतलब अध्ययन किया डीप तरीके से। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, और इनके साथ इनके शिष्यों ने भी जो थे, इनके शिष्य जो उनको मानने वाले थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। अब ये टॉपिक हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा यंग बंगाल आंदोलन। तो 1826 ईस्वी में हुआ था। ये कलकत्ता में हुआ था 1826 में। इसकी शुरुआत कलकत्ता में एक आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। डेरोजियो कौन था? राजा राममोहन राय का अनुयायी था। राजा राममोहन राय के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। राजा राममोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक, वे भारत के, यानी वे कौन? डेरोजियो भारत में हिंदू कॉलेज में प्रथम सबसे युवा प्रोफेसर थे। डेरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया। भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कौन था? डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन का नारा क्या था? स्वतंत्र, भाईचारा तथा समानता था। ये जो नारा था वो 1789 में फ्रांस की क्रांति के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लुई 16वां के बारे में दिया गया था। फ्रांस की क्रांति जो थी वो 1789 से 1799 ईस्वी तक चली थी। कब तक चली थी? 1799 ईस्वी तक। ठीक, लेकिन इसके भी रीज़न थे। आखिर ये क्रांति क्यों हुई थी? ये क्रांति हुई थी जब लुई 16वां वहाँ का शासक था। इसको कुछ नहीं पता था इसकी जनता प्रजा के बारे में, कि ये अपनी जनता प्रजा के बारे में कोई केयर नहीं करता था। आखिर क्या हो रहा है, कहाँ नहीं, क्या खा रही है, क्या पी रही है, मतलब। और इसका कहना था जो मैंने बोल दिया वही कानूनी है, यानी जो मैंने बोल दिया वही कानून है। ये सिर्फ अपने ऐशो आराम, दूसरे के सुख दर्द को कुछ नहीं, जो भी हो रहा है होने दो। क्या हुआ, एक दौरान जब भुखमरी फैली हुई थी पूरे फ्रांस में, पूरे देश में भुखमरी फैली हुई थी, तो उस दौरान लोगों को रोटी खाने की डिमांड की। लोग सड़कों पर उतर आए कि हमें रोटी दीजिए, यानी खाने, ये हाल हो गया था कि खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। तो उस दौरान इसने पता है क्या कहा था? अजीब सी बात, आप फील करोगे कि एक राजा और ऐसी बात करता है। यानी कि जब लोगों ने रोटी की डिमांड की थी तो इसने कहा था अगर आपके पास रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते। यानी जिस बंदे के पास रोटी नहीं वो केक कैसे खाएगा, ये पूछिए। तो इसने कहा था कि आपके पास अगर रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते। ठीक, और जो
नेपोलियन बोनापार्ट था, इसको लिटिल कॉर्पोरल या भाग्यशाली भी कहा गया। वो क्यों कहा गया? क्योंकि इसके भी रीज़न थे। ये पहले एक मामूली सा सिपाही था। कौन था? ये पहले कौन था? एक मामूली सा सिपाही था। ठीक, उसके बाद जब इसने अपने देश का हाल देखा, लोगों का हाल देखा, तो उनके लिए मतलब कि उतरा सड़क पर ये भी, और इसने लुई सोलवा के खिलाफ जो है आंदोलन करना शुरू किया। और यहाँ तक कि इतनी चरम पर सीमा पहुँच गई, इतनी चरम पर पहुँच गए थे कि लोगों ने जो वहाँ का शासक था लुई सोलवा को बीच सड़क पर फांसी पर चढ़ा दिया था जब ये आंदोलन जो था ख़त्म हुआ। ठीक, उसके बाद जो था 1803 से 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना। 1815 में क्या हुआ था कि इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई हुई थी वाटरलू। इस दौरान क्या हुआ था? इंग्लैंड का कमांडर था वेलिंगटन और फ्रांस का जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, इस लड़ाई में नेपोलियन हार गया था। इसके पीछे भी काफ़ी सारा रीज़न है। इस दौरान क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन थे जिसके कारण से ये हार गया। वैसे नेपोलियन बोनापार्ट जहाँ भी हाथ डाल देता था, मतलब जिस भी काम में वो लग जाता था तो उसको सक्सेस कर ही बाहर हटता था, यानी छूटता था। इसमें लेकिन हार गया, कुछ कमियां रही थी इसकी। नेपोलियन बोनापार्ट को गिरफ्तार कर सेंट हेलेन जेल बेल्जियम में रखा गया, जहां पर नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई। ठीक, तो अब हमने पढ़ा ये इसके बारे में। अब अगला टॉपिक चलते हैं। रहनुमाई मजदा स्नान सभा 1851। रहनुमाई मजदा स्नान सभा 1851। इसकी स्थापना नौरोजी फरदौंजी दादाभाई नौरोजी तथा SS बंगाली के द्वारा 1851 ईस्वी में की गई थी। ये एक पारसी मूवमेंट था। ये कैसा था? पारसी मूवमेंट था। पारसी क्या होता? पारसी एक धर्म था। ये एक धर्म है। इसकी स्थापना ईरान में 1700 BC से 1500 BC के मध्य ज़ोरास्ट्र ने की थी। पारसी धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक भारत में मुंबई और अहमदाबाद में है। अब ये एक धर्म है तो इसका कोई टेम्पल भी होगा, तो इसके टेम्पल को हम कहते हैं द टेम्पल ऑफ पारसी इज़ कॉल्ड फायर टेम्पल। पारसी क्योंकि जो टेम्पल होता है उसको हम बोलते हैं फायर टेम्पल। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके धार्मिक ग्रंथ का जो नाम है उसका नाम है अविस्ताए ज़ैंद। क्या है? अविस्ताए ज़ैंद। जैसे कि मुस्लिमों में होता है कुरान, ठीक है, ऐसे ही हिंदू धर्म में होता है रामायण। ये जो भी है रामायण, गीता, इस तरीके जो पवित्र जो ग्रंथ होते हैं, ऐसे ही इनके पारसी धर्म के लोगों का होता है अविस्ताए ज़ैंद। दादाभाई नौरोजी भारत के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। इनको सबसे वृद्ध व्यक्ति कहा गया। 1892 में ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। उन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की लंदन में। उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने 1867 से 1868 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये पर ईयर बताई। दादाभाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इम्पोर्टेंट बुक है। इन्होंने पारसी भाषा में अखबार और सौदागर समाचार पत्र का प्रकाशन किया। भारत में जो पहली बार सेंसस हुआ था, यानी जनगणना हुई थी, वो 1871 में हुई थी। 2 पॉइंट है। पहली बार 1871 में हुई थी। ये एक लोकल जनगणना थी। और ये कब हुई थी? लॉर्ड मायो के शासनकाल में। भारत में राष्ट्रीय जनगणना 1881 में वायसराय लॉर्ड हिप्पॉन के शासनकाल में हुई थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है केवल कि राष्ट्रीय जनगणना, इस तरीके से आ जाता है कि पहली बार जो जनगणना हुई थी भारत में वो कब हुई थी, खाली इतना सा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप 1881 वाले को प्रेफर करेंगे क्योंकि एक राष्ट्रीय जनगणना थी। लेकिन अगर नाम दे दे लोकल जनगणना, तब आप 1871 वाली को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मायो के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात यही है कि अगर क्वेश्चन में दोनों दे सकता है, ऑप्शन 71 और 81 दोनों दे सकता है, लेकिन आपको फोकस ये करना है कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से है। अगर केवल पूछ लिया कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1881 प्रीफर करना है। और अगर दिया है लोकल जनगणना,
यानी नाम दे दिया गया है, नाम दे दिया गया है, तब क्या करेंगे हम, तब 1871 लगाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। इसके बाद आते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में हुआ। ठीक, इम्पोर्टेंट है ये भी। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ यूपी में की थी। उन्हें सर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। नाइटहुड इंग्लैंड का एक सर्वोच्च न्यायिक सम्मान कहलाता है। नाइटहुड ही के द्वारा जो है वो सर की उपाधि दी जाती। सर जो मिलता था वो नाइटहुड एक उपाधि हुआ करती थी। ठीक, तो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। ये इंग्लैंड का एक सर्वोच्च न्यायिक सम्मान था। वे भारत के प्रथम मुसलमान समाज सुधारक थे। उन्होंने 1866 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने 1875 में ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। मैंने बताया था एक DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। इसी प्रकार से ये है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक, उत्तर प्रदेश में की थी, अलीगढ़ में 1920 में। ठीक है, 1920 में नहीं, सॉरी 1875 में। और 1920 से इसे AMU के नाम से जाना गया। यानी पहले क्या नाम था इसका, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में 1920 से इसको AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। अब ये पॉइंट बड़ा गहन है, अगर आप इस पर डीप तरीके से सोचो तब समझ में आएगा। ऊपरी मन से सोचोगे तो कहोगे यार ये तो ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, तो उस दौरान ब्रिटिश शासन का समर्थक होना इनका बहुत ठीक था काफ़ी हद तक। तो इसके बारे में अगर आप डीप तरीके से पढ़ोगे तब समझ में आएगा ये पॉइंट। क्या रीज़न थे, देखिए, अगर अंग्रेज़ों का शासन था उस वक्त, आपको मालूम ही है, तो अगर सब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो जाते, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो थे ही, लेकिन अगर सभी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनमें ना घुसा जाता तो क्या इंडिया का डेवलपमेंट हो पाता, नहीं हो पाता। इसीलिए मतलब कुछ लोगों का उसमें घुसना और अपने देश के लिए कुछ करना, ठीक, मतलब उसमें घुसकर और अपने देश के लिए कुछ करना, यानी दिल अब हमारा है, दिल मतलब कि अपने देश के लिए है और दिमाग हम लगा रहे हैं देश के लिए, उनके काम में। ठीक है, यानी दिल तो यहाँ है लेकिन हैं हम वहाँ, यानी खाली हमारा शरीर वहाँ है, हम तो यहीं है ना। तो बहुत सारे जो आर्थिक कंडीशन थी उनको देखते हुए इनका समर्थक होना उसका ठीक था। इसके बाद देखते हैं अहमदिया आंदोलन 1889 में हुआ था। इसकी स्थापना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना था। देखिए अभी तो ये हमारे छोटे छोटे जो मूवमेंट हैं उनके बारे में है, इससे आगे हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और उसकी डीप नॉलेज भी लेंगे और जो एक्सटर्नल पॉइंट हुआ करेंगे वो पढ़ लिया करेंगे हम, मतलब समझा दिया करेंगे। ठीक, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो वाकई में आपको समझ आएगी। अगर एक बार आप वीडियो को देख लेते हैं तो नोट्स पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने की है, ये तो गारंटी है। ठीक है, और इस नोट्स को पढ़ने से आपके 90% प्लस जो हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगी, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसमें वही लिखा गया है जो एग्ज़ाम में आता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक, आपको 90+% इसी में से हिस्ट्री मिल जाएगी। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863, इसकी स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ़, कैसे भी करके इनको लिंक कर याद कीजिएगा आप तो हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा को बढ़ावा देना था। देवबंद आंदोलन 1867, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में यूपी के सहारनपुर ज़िले में मोहम्मद कासिम नामोतवी के द्वारा की गई थी। इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी, इसका नाम था दारुल उलूम 1867 में। तो मैं समझता हूँ आज के लिए अभी रह गया है वहाबी आंदोलन। ठीक, वहाबी आंदोलन, तो इसकी शुरुआत मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के द्वारा 1820 में की गई थी। भारत में इसका नेता पंजाब में सैयद अहमद बरेलवी थे। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना।
इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम समाज की स्थापना करना एवं ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। आत्मसम्मान आंदोलन, इसकी शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा 1921 में मद्रास में की गई थी। इन्हें पेरियार की उपाधि दी गई। पेरियार की उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अधिकतर पूछी जाती हैं। मैं जब भी मतलब जिसका भी नाम आता है, जो भी उपाधि जिसको दी गई होती है, उसको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक, तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट उपाधियाँ हैं। ठीक, महामना की उपाधि किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को, महात्मा गांधी ने। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक आध उपाधि है तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा, इससे बहुत याद होता है। इन्हें पेरियार की उपाधि दी गई थी, ये हमने पॉइंट पढ़ा। अब हमें याद आएगा उपाधियाँ तो और लोगों को भी दी गई हैं, तो जितनी भी आपको रिमाइंड हो सकें उतनी आप कोशिश कीजिए कि उन उपाधियों को भी उसी वक्त एकदम माइंड में क्लिक कर सकें, उतनी कर लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य छुआछूत का विरोध करना था। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? छुआछूत का विरोध करना था। तो अब ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है, तो इस वीडियो को कंप्लीट तक देखिएगा। और पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दी हुई है, पीडीएफ की जो लिंक है। और कल हम जो डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, उसको डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। तो नोट्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम इसको। तो स्किप ना कीजिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों को, ताकि आने वाली वीडियोस आपको तुरंत पता लगें। शेयर कीजिएगा, और ताकि क्या हो कि मैं आपके लिए और कुछ ना कुछ नया करता रहूं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इसके बाद डच और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिटिश जो नोट्स हैं रहेंगे, और हम इनको बहुत जो जहाँ मतलब कि याद करने की चीज़ हुआ करेगी, मतलब कि आसान तरीके से कैसे याद किया जाए, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अब जैसे देखिए यहाँ पर मुग़ल बादशाहों के क्रमवार नाम हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरा मुग़ल बादशाह कौन था, तीसरा कौन था, या हम याद करने के लिए अपने यानी शासन याद करना है उनका, मतलब कि कब से कब तक का था। तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए यानी कौन सा कब आया। तो इसके लिए अब जैसे ये क्रमवार नाम दिए हुए हैं, तो कम से कम आपको 6-7 तो याद होने चाहिए शुरू के। ठीक है, 6-7 होने चाहिए, तो सभी हो जाए तो बेहतर है। तो इसके याद करने की देखिए क्या ट्रिक है। जैसे आपने बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, औरंगजेब है, बहादुर शाह है, या शाह आलम फर्स्ट है। तो हम इसको पता कैसे याद करेंगे? एक माइंड में एक सेंटेंस को याद कर लीजिएगा। बा हुमा अकबर जा शाहजहाँ और बहादुर, यानी बा हुमा अकबर जा शाहजहाँ और बहादुर। इस तरीके से ये सेंटेंस रट लीजिए। बा हुमा अकबर जा शाहजहाँ और बहादुर, यानी बा से बाबर, हुमा यानी हुमायूं, अकबर जा मतलब जहांगीर, शाहजहाँ मतलब बोली दिया, और मतलब औरंगजेब, बहादुर मतलब बहादुर शाह, यानी बा हुमा अकबर जा शाहजहाँ। इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो और भी सारी चीज़ें हैं। ये प्लासी की लड़ाई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर क्यों हुई थी, क्यों रीज़न हुए थे इसके। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। और इसके बाद हमारे पास 1857 का विद्रोह, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से नोट्स बने हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको उनको भी समझा दिया जाएगा। उसके बाद INC इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद हम और भी कुछ डिस्कस कर लेंगे, और भी सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। मेरे पास इंग्लिश के कुछ नोट्स हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा जल्द में ही। फ़िलहाल तो इसी को देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। तो टेक केयर, और अगले वीडियो पर भी आना। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि इसको आप आसानी से पढ़ सकूं। और यही नोट्स आपकी हिस्ट्री के मैं समझता हूँ काफ़ी हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप SSC एस्पिरेंट हैं तो, या कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तब भी, मतलब हाई लेवल एग्ज़ाम को छोड़कर, मतलब जिसमें नॉर्मल इंग्लिश, मतलब कि जिसमें नॉर्मल जो GS से पूछी जाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप UPSC के एग्ज़ाम में और इसको कहो कि अरे इसमें तो कुछ आया नहीं, आता इसमें से भी है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही होता है, वो पेपर ही इसी का होता है पूरा। ठीक है, तो मतलब कि अब जैसे SSC है, SSC में वेटेज कितना होता है इसका? 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 25 में से आपको 3-4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे हिस्ट्री के। कभी कभी ये भी बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन पढ़ना सभी सब्जेक्ट को पढ़ता है हमें। ठीक है,
तो अब उस वेटेज के हिसाब से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। अगर 4 क्वेश्चन आएगा तो 3 क्वेश्चन इन नोट्स में से पक्का मिलेंगे, 100% श्योर है ये। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि नया क्वेश्चन में वो पुराना एक तरीके से उठकर आ जाए, तो लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हमने इसमें डिस्कस किए हैं और वही लिखा हुआ है। तो आइए अब ज़्यादा वीडियोज़ लंबा नहीं करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।